अपना YouTube चैनल झारखंड उत्कर्ष में आज हम लोग देखेंगे पिछले क्लास में जो अध्ययन किए थे, जो हमारे शासन व्यवस्थाएं जो चल रही थी, जनजातीय शासन व्यवस्था, उसी का अगला कड़ी है एक जबरदस्त बैगा जनजाति शासन व्यवस्था। बैगा जनजाति शासन व्यवस्था, जनजाति शासन व्यवस्था, बैगा जनजाति शासन व्यवस्था। मेरे साथियों, यह जो है ये झारखंड की जनजाति है। हर एक जनजाति की अपनी शासन व्यवस्था होती है। तो हम लोग जो पिछले क्लास में जितनी भी जनजातियां पढ़े, आप लोग देखे भी होंगे, उन जनजातियों में जो कॉमन रहा है वह कॉमन ये है कि सारे के सारे लगभग अधिकांश जनजातियां किस प्रजाति समूह से संबंधित रखते हैं? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह से संबंध रखते हैं। तो यहां भी उसी के क्रम में प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह से संबंधित रहते हैं। यह जो बैगा जनजाति है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जनजाति समूह से संबंधित, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति समूह से संबंधित यह जनजाति है। आप समझ पा रहे हैं कि यह जो प्रजाति दृष्टिकोण से यह प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से संबंधित रखते हैं। कौन? बैगा जनजाति शासन व्यवस्था। इसी बैगा जनजाति शासन व्यवस्था का अगर देखा जाए, ये कि बैगा जो झारखंड में किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है, तो हम देखेंगे अगर क्षेत्र विस्तार की बात करें, अगर हम क्षेत्र विस्तार की बात करें, क्षेत्र की बात करें तो देखेंगे पलामू। आप समझ पा रहे हैं, ये पलामू का एरिया जो हमारा झारखंड का जो सबसे पश्चिमी, इधर जो आपका पड़ता है गढ़वा के जस्ट बगल पलामू। पलामू के बाद देखेंगे गढ़वा, पलामू, गढ़वा, और एक आपका यहां देखेंगे लातेहार। कौन सा? लातेहार जिला में। तो आप देखेंगे कि बैगा जनजाति जो है ये झारखंड के पलामू जिला में पाया जाता है, गढ़वा जिला में पाया जाता है, और ये लातेहार जिला में पाया जाता है। और साथ साथ आपका रांची और हजारीबाग में भी कुछ जनजातियां पाई जाती है। रांची और एक आपका क्षेत्र है हजारीबाग। कौन सा? हजारीबाग। तो ये जो लातेहार हम लोग देखे, इन क्षेत्रों में बैगा जनजाति पाए जाते हैं। तो इसका क्षेत्र हम विस्तार देखें। अब बैगा जनजाति हम लोग देखें कि क्या इसकी अपनी कोई राजनीतिक व्यवस्था थी? क्या इनका कोई राजनीतिक संगठन था? तो जी हां, था। वह राजनीतिक संगठन किस रूप में था? तो ग्रामीण संगठन के रूप में था। राजनीतिक संगठन इन लोगों का जो था वह था एक ग्रामीण संगठन के रूप में। कौन सा? ग्रामीण संगठन। ग्रामीण संगठन के रूप में ये बैगा जनजाति अपनी शासन व्यवस्था को चलाते थे। इस ग्रामीण संगठन के माध्यम से गांवों के द्वारा मिलकर के एक संगठन बनाया जाता था, और उसी संगठन के द्वारा पूरे गांव को रेगुलेट किया जाता था, संचालित किया जाता था। हम लोग इस बात को देखेंगे कि ग्रामीण संगठन के जो प्रधान होते हैं, तो ग्रामीण संगठन के जो प्रधान होते हैं साथियों, वह उसका नाम है मुकद्दम। क्या नाम है? मुकद्दम। तो इसके ग्रामीण संगठन के जो प्रधान कहा जाता है, ग्रामीण संगठन के प्रधान को कहा जाता है मुकद्दम। क्या कहा जाता है? मुकद्दम। ठीक है। ये ग्रामीण संगठन के जो प्रधान होते थे वह कौन होते थे? मुकद्दम। यह जो मुकद्दम जो पद था, यह क्या था? वंशानुगत था। क्या था? वंशानुगत होता था यह पद। यह जो पद होता था, यहां देखेंगे कि यह पद वंशानुगत होता था। वंशानुगत का मतलब आप सभी लोग जान रहे हैं कि वंशानुगत का मतलब क्या होता है। वंशानुगत का मतलब यह होता है कि हमारा जो वंश परंपरा से अगर इस शासन पर, इस पद पर अगर किस राजा बैठा है, ये प्रधान बैठा है या राजा बैठा है, मुकद्दम बैठा है, तो मुकद्दम की मृत्यु के बाद जो होगा वह उसका लड़का बैठेगा, उसके लड़का के मरने के बाद उसका लड़का बैठेगा। तो ये जो वंशानुगत की जो परंपरा है, ये यहाँ देखने को मिलती है इस शासन पद्धति में, इस शासन व्यवस्था में। तो यहां देखेंगे वंशानुगत। ठीक है, वंशानुगत यह पद था, वंशानुगत पद था। अब यहाँ एक मुकद्दम का एक सहयोगी होता था, मुकद्दम का एक संदेशवाहक। ठीक है, संदेशवाहक हम लोग जिसको बोलते हैं। तो मुकद्दम का
एक सहयोगी हम देखेंगे तो मुकद्दम का अगर सहयोगी सहायक के रूप में देखा जाए तो इसका जो सहायक होता था वह निर्वाचित किया जाता था। ठीक है, जो सहायक होते थे वह दो इसके सहायक होते थे। सहायक इसके जो दो होते थे उस सहायक का नाम हम लोग देखेंगे सयाना और सिख। मतलब क्या, सयाना और सिख, इसके जो सहायक थे एक का नाम था सयाना और दूसरा का नाम था सिख। क्लियर है आप लोग? मतलब ये मुकद्दम इस ग्रामीण संगठन के प्रमुख होते थे, प्रधान होते थे। ठीक है, और इसी प्रमुख का जो सहायक होता था वह प्रमुख का सहायक एक सयाना के रूप में होता था और एक सिख होता था। ये दोनों इस मुकद्दम के सहायक होते थे, इनके क्रियाकलापों में मदद करते थे, सहयोग प्रदान करते थे। और साथ ही साथ देखेंगे कि यह जो सहायक जो बनते थे, यह सहायक जो होता था वह निर्वाचित होता था। अर्थात यह जो दोनों सहायक का जो पद था ये दोनों क्या होते थे, निर्वाचित होते थे। क्या होते थे, निर्वाचित। मतलब सहायक क्या होते थे साथियों, निर्वाचित होते थे। मतलब चुन करके इस पद पर, इस सहायक पद पर क्या किया जाता था, उसको रखा जाता था। और ये दो सहायक होते थे, एक का नाम होता था सयाना और एक का नाम होता था सिख। इस प्रकार से संगठन व्यवस्था इस प्रकार से रेगुलेट किया जा रहा था इस शासन पद्धति में। अब यहां मुकद्दम की बात है। मुकद्दम में हम देख रहे थे कि इस मुकद्दम का एक होता था संदेश वाहक, यह जो प्रधान होता था कि अपने संदेश को जनता तक पहुंचाना और जनता की बात इस मुकद्दम तक पहुंचाना, इस प्रधान तक पहुंचाना। पहुंचाने वाला जो व्यक्ति होता था, उस पहुंचाने वाला जो व्यक्ति होता था उसको बोलते थे शारीदार। क्या बोलते थे साथियों, शारीदार। तो ये जो शारीदार कौन होता था, तो एक इसका शारीदार होता था आपका संदेश वाहक। संदेश वाहक क्या होता था, संदेश वाहक। इस संदेश वाहक का जो होता था वह होता था चारीदार। क्या था, चारीदार। इस संदेश वाहक जो होता था उसका नाम था चारीदार। क्या होता था, चारीदार। चारीदार, दार है थोड़ा सा, चारीदार आप लोग लिख लेंगे, चारीदार। मतलब मुकद्दम के जो संदेश वाहक होते थे, उस संदेश वाहक जो होता था कौन होता था, चारीदार होता था। मतलब मुकद्दम की बातों को प्रजा तक पहुंचाना और जनता की अर्थात प्रजा की बातों को राजा तक पहुंचाना अर्थात प्रधान तक पहुंचाना, मुकद्दम तक पहुंचाना का जो जिम्मेवारी था, जो अधिकार था, जिसे सौंपा गया था, अधिकार जिसे सौंपा गया था, वह व्यक्ति कौन होता था, चारीदार होता था। कौन होता था, चारीदार। तो ये संदेश वाहक के रूप में होता था। अभी भी हमारे यहाँ संदेश वाहक होता था, अभी भी हिंदुस्तान में संदेश वाहक होता है। जो अभी देखते हैं, अभी के रूप में हम लोग देखते हैं, अभी हम लोग देखेंगे खुफिया विभाग के रूप में वह भी क्या करता है, कहीं ना छुप करके जनता छुप करके क्या करता है कि ये राजा तक बातों को पहुंचाने का काम करता है। कौन, खुफिया विभाग अभी हमारे सिस्टम प्रणाली में प्रचलित है। तो ये संदेश वाहक हम लोग देख रहे हैं, चारीदार हो गया। अब ये ग्रामीण संगठन के राजा हम लोग देखें, इसे याद रखेंगे, यहां से सवाल पूछा जाएगा आपका। अब इस ग्रामीण संगठन में मामला क्या क्या आता था, इस बैगा जनजाति शासन व्यवस्था में क्या क्या मामला आता था, तो मामला जो था सारे के सारे वही मामला होते थे जो हम लोग पीछे पढ़ते चले आए। तो इसका जो मामला का जो निपटारा होता था, तलाक से होता था, विवाह से संबंधित होता था। ठीक है, ये विवाह संबंधी बातें होती थी, तलाक से संबंधित मामला निपटाया जाता था, संपत्ति से संबंधित मामला निपटाया जाता था। ठीक है, संपत्ति और यौन अपराध जो होता था उस मामलों को भी निपटाया जाता था, यौन अपराध। ठीक है, यौन अपराध हम लोग देखते हैं कि हमारे गांव में भी अभी भी प्रथा चलती है, डाइन आप सुने होंगे कि डाइन ये विशेष करके महिलाओं में ऐसी प्रक्रिया पाई जाती है, डाइन से संबंधित बातें होती है। डाइन होता है, ओझा होता है, ये सारी बातें कहीं ना कहीं इस गांव में भी आता था कि तो इन सारी बातों का जो मामला होता था, इन सारी बातों से जुड़ी जो मामला होते थे, इन तमाम बातों का जो निवारण किया जाता था, निपटारा किया जाता था, इसी शासन व्यवस्था से अर्थात ग्रामीण संगठन व्यवस्था से ये मामला निपटारा किया जाता था। और साथ ही साथ आप देखे होंगे कि यदि ये अपराध करते थे तो विशेष करके यौन अपराध करने वाले व्यक्ति को ये सबसे बड़ा दंड माना जाता था, उसे समाज से बहिष्कार कर दिया जाता था, समाज से बहिष्कार कर दिया जाता था। तो ये जो सबसे बड़ा अगर हम दंड देखें तो यह जो मामला जो निपटारा था, यह मामला ग्राम पंचायत करता था। कौन, ग्राम पंचायत। तो यह जो मामला आता था ग्राम पंचायत के पास आता था और यही ग्राम पंचायत के पास
सॉल्यूशन किया जाता था किसी ग्रामीण संगठन के माध्यम से। आप समझ पा रहे होंगे। तो ये ग्राम पंचायत हो गया। अब हम देख पा रहे हो कि यहां जो दंड का जो प्रावधान किया गया था, तो दंड का प्रावधान भी यहां पर आर्थिक रूप में और शारीरिक रूप में यहां भी प्रावधान किया गया था। दंड आर्थिक रूप से भी किया गया था प्रावधान और शारीरिक रूप से। तो हम लोग देख रहे थे कि आर्थिक रूप से दिया जाता था कि आप अगर इस प्रकार से समाज से बहिष्कार कर दिया जाता था तो उसको समाज में क्या करने के लिए, शामिल करने के लिए ये क्या करते थे, लोगों को भोजन कराया जाता था, भोज कराया जाता था। तो उनमें जो खर्चा होता था एक बहुत बड़ी रकम होती थी उस समय, तो उसके अंतर्गत आर्थिक दंड के रूप में हम लोग समझ सकते हैं, इस बात को हम लोग देख सकते हैं। तो दंड के रूप में देख रहे हैं आर्थिक और शारीरिक। लेकिन यहां जो है पंचायत जो निर्णय, ये जो पंचायत निर्णय देता था, वह पंचायत जो निर्णय होता था वह सर्वमान्य होता था। या ग्राम पंचायत जो निर्णय देती थी, ये पंचायत जो हमारा निर्णय जो देता था, इस जनजाति शासन व्यवस्था की जो पंचायत होती थी, पंचायत का निर्णय, ग्राम पंचायत जिसको बोलते हैं, ग्राम पंचायत का निर्णय सर्वमान्य होता था। सर्वमान्य होता था। क्या होता था? पंचायत का निर्णय जो होता था वह सर्वमान्य होता था। मतलब अगर जो व्यक्ति इस पंचायत के निर्णय के खिलाफ जाता हो, इस पंचायत निर्णय के विरुद्ध जाता हो, तो वैसे लोगों के लिए प्रावधान क्या था? समाज से बहिष्कार कर देना, सामाजिक बहिष्कार कर देना। तो अगर जो विरोध में, इसके विरोध में खड़ा होता था, अगर इसको विरोध, इसका अगर सर्वमान्य निर्णय का आदर नहीं करते थे, सम्मान नहीं करते थे, तो वैसे लोगों को क्या किया जाता था? समाज से बहिष्कार कर दिया जाता था। समाज से बहिष्कार कर दिया जाता था। बहिष्कार। तो आप समझ पा रहे साथियों कि इस प्रकार से केवल यहां आप याद रखें, आपको एक कॉन्सेप्ट के साथ हम ले जा रहे हैं, धीरे धीरे ही सही, लेकिन ये आपका एक कॉन्सेप्ट अवधारणा बनेगा जो पीटी के एग्जामिनेशन पेपर में जो सीधे सीधे आएगा और आप वहां अच्छे नंबर से पास करेंगे। इसे आप याद रखेंगे मुकद्दम के बारे में। इस टॉपिक से अगर सवाल उठाया जाएगा तो आपसे यहां से सवाल उठाया जाएगा। और ये जो टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, मुकद्दम। मुकद्दम जो है यह सवाल पूछा जाने की संभावना बनती है, यहां से सवाल पूछा जा सकता है। अब हम लोग बैगा जनजाति के बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो जनजाति है, बिरहोर जनजाति शासन व्यवस्था। क्या है? बिरहोर जनजाति शासन व्यवस्था। अब हम लोग बिरहोर जनजाति शासन व्यवस्था की बातचीत करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं वो बिरहोर जनजाति शासन व्यवस्था का। इसे आप हमारे साथ लिखते चलें, धीरे धीरे ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। जीएस पेपर 2 का हम कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, आइए अब हम लोग बात करते हैं ये बिरहोर जनजाति शासन व्यवस्था। अब हम लोग देखेंगे कि बिरहोर जनजाति शासन व्यवस्था क्या है, उनकी शासन व्यवस्था कैसे, किस प्रकार चलती थी। बिरहोर जनजाति शासन व्यवस्था। बिरहोर जनजाति शासन व्यवस्था। तो बिरहोर जनजाति शासन व्यवस्था भी आप देखेंगे कि बिरहोरों का भी अपनी एक सामाजिक व्यवस्था थी। तो यहां जो हम लोग देखते आ रहे हैं, जो फॉर्मेट में हम लोग देखते आ रहे हैं, एक ही फॉर्मेट है। आप क्रमबद्ध से नोट्स बनाते चलेंगे तो आपका मेमोराइज एकदम सटीक आपका रिकॉल कर पाएगा, मेमोरी रिकॉल कर पाएगा। तो आप देखेंगे कि बिरहोर जो जनजाति है यह भी देखेंगे कि इसका जो क्षेत्र अधिकांशतः जो प्रोटोस्लाइड से संबंधित है, तो यह भी संबंधित प्रोटोस्लाइड से ही है। लेकिन इसका अगर हम क्षेत्र की बात करें, अगर बिरहोर जनजाति शासन व्यवस्था का अगर हम इसका क्षेत्र की बात करें, तो यहां हम क्षेत्र की अगर हम विस्तार करें, अगर हम इसकी क्षेत्र की बात करेंगे तो आप देखेंगे गुमला, रांची भी इसका क्या है, हम यहां बात कर रहे हैं गुमला, रांची, सिमडेगा, कौन कौन सा, सिमडेगा, हजारीबाग, लोहरदगा, धनबाद, गिरिडीह। ये जो इलाका है कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे कि ये बहुत बड़ा
ये जो है अधिकांश लगभग ये जिला में देखेंगे कि एक से अधिक जिलों में इसका निवास है। आप देखेंगे कि यहाँ जो आपका है इस प्रकार से इसका क्षेत्र विस्तार पाया जाता है आपका बिरहोर जनजाति का। अब हम लोग देखेंगे कि बिरहोर जनजाति का जो शासन व्यवस्था है, बिरहोर जनजाति क्या उन लोगों की अपनी कोई राजनीतिक संगठन था? तो यहाँ हम देखेंगे कि राजनीतिक दृष्टि से इनका कोई भी संगठन नहीं था। इस समाज का, इस जनजाति का राजनीतिक दृष्टिकोण से कोई भी संगठन मौजूद नहीं था। हालांकि यह जो बिरहोर जनजाति थे, कई गोत्र मिलकर के, कई बिरहोर के कई गोत्र होते थे और बिरहोर कई गोत्र में मिलकर के क्या करते थे? भोजन सामूहिक रूप से करते थे, शिकार सामूहिक रूप से करते थे। यह जो सामूहिक रूप से करते थे उसी को एक संगठन का रूप दे दिया गया और उस संगठन का नाम दिया गया टुंडा। क्या दिया गया साथियों? टुंडा, या टुंडा बोला जाता है या टंडा भी कहीं कहीं बोला जाता है। तो इसका कोई राजनीतिक संगठन नहीं था। हम यहां लिख दे रहे हैं कोई राजनीतिक संगठन नहीं, कोई राजनीतिक संगठन नहीं। हालांकि क्या हुआ? हालांकि यह जनजाति क्या करती है? कई गोत्र के बिरहोर मिलकर के, हालांकि कई गोत्र के बिरहोर मिलकर, कई गोत्र के बिरहोर भोजन समूह के रूप में करते थे। भोजन या शिकार समूह में करते थे, समूह के रूप में रहते थे। हालांकि कई गोत्र के बिरहोर भोजन समूह के रूप में रहते थे, शिकार समूह के रूप में रहते थे। यहां देखेंगे भोजन समूह शिकार में, ये आप देख पा रहे हैं कि इन लोग जब भी कोई बिरहोर लोग भोजन की तलाश में जाता था तो एक समूह के रूप में, शिकार के रूप में जाता था तो एक समूह के रूप में। तो आप देख रहे हैं कि एक संगठन, तो ये जो इन लोग जो अपनी जनजाति शासन व्यवस्था में इसी समूह को, इसी झुंड को इन लोग एक संगठन का दर्जा दिया और उस संगठन का नाम दे दिया गया क्या? टुंडा। तो इसी को क्या दे दिया गया? सर्वोपरि, यही इनका सर्वोपरि संगठन था। सर्वोपरि संगठन, ठीक है, इनके सर्वोपरि संगठन क्या हो गया? टुंडा। क्या? टुंडा या टंडा नाम से जाना जाता है। तो इनके सर्वोपरि संगठन जो हुआ वह कौन था? इसका क्या नाम हुआ? टुंडा या टंडा। तो इस प्रकार से बिरहोर जनजाति शासन व्यवस्था का हालांकि कोई राजनीतिक नहीं थी, व्यवहारिक रूप में नहीं था, लेकिन सामूहिक रूप से जो एक मिलजुल करके रहते थे उसी को एक मान लिया गया और उसी को सर्वोपरि संगठन मान लिया, सर्वोपरि संगठन कहा गया और उसी सर्वोपरि संगठन को क्या कहा गया? टुंडा या टंडा। तो सीधे सीधे सवाल आपका एग्जामिनेशन पेपर में पूछा जा सकता है कि टुंडा से, या टुंडा जो है किस जनजाति की संगठन है, या टुंडा जनजाति या टुंडा संगठन से कौन सी जनजाति संबंधित है? इस प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये जो माइनर मिस्टेक जहां स्टूडेंट्स करता है, जिसे समझ नहीं पाता है, वह क्या होता है कि वह एग्जाम में इस सवाल का हल नहीं कर पाता है और फाइनली वह सवाल गलत करके आ जाता है। ऐसा होता है। अब ये सर्वोपरि संगठन हम लोग देखें। अब बिरहोर का क्या होता है? एक क्या होता था कि एक पारिवारिक संगठन होता था। यहां तो कोई राजनीतिक संगठन तो नहीं था, लेकिन इन लोगों का एक पारिवारिक संगठन होता था। पारिवारिक एक संगठन होता था, ठीक है। जैसे हम लोग पारिवारिक संगठन हम लोग का होता है अपना परिवार में हम लोग एक संगठन के रूप में रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। तो इन लोग का भी बिरहोर जनजाति में भी एक इन लोग का अपना पारिवारिक संगठन होता था। और जो पारिवारिक संगठन होता था, इसी पारिवारिक संगठन को कह दिया गया बंड कहा जाता था। इसी पारिवारिक संगठन को क्या कहा जाता था साथियों? हम यहाँ बंड लिख दे रहे हैं, इक्वल लिख दे रहे हैं, बंड कहा जाता था। मतलब बिरहोर जनजाति की पारिवारिक संगठन होती थी और उसी पारिवारिक संगठन को बिरहोरों के द्वारा किस नाम से पुकारा जाता था? तो बंड के नाम से पुकारा जाता था, ठीक है, बंड के नाम से पुकारा जाता था। अब यहां देखते हैं कि यह बंड का जो प्रधान होता था, बंड का जो मुखिया होता था, जो बंड का जो प्रमुख होता था, उस व्यक्ति का उसे कहते थे नाये। बंड का जो प्रमुख होता था, प्रमुख
या मुखिया जिसे बोलते हैं, बंड का जो प्रमुख, बंड का मतलब पारिवारिक संगठन का जो प्रमुख होता था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाये। नाये कहा जाता था, क्या कहा जाता था साथियों, नाये। और यह जो नाये था क्या क्या मामला को सॉर्ट आउट करता था, सामाजिक मामला आता था, या जो काम करता था देखिएगा, सामाजिक मामला, राजनीतिक मामला, धार्मिक मामलों से संबंधित तमाम प्रकार की कार्य क्रियाकलाप जो थे ये नाय के द्वारा किया जाता था। सामाजिक मामला जो होता था वो कार्य करते थे कौन, नाय। राजनीतिक की मामला आता और राजनीतिक से संबंधित कार्य करते थे, आर्थिक से संबंधित कार्य करते थे, और धार्मिक से संबंधित कार्य करते थे। इन तमाम क्षेत्रों को भी ये सारे लगभग नाय हर एक क्षेत्र में अपनी क्रियाकलाप का संचालन करते हुए इस समाज को रेगुलेट कर रहे थे, संचालन कर रहे थे। तो यहां आप देख पा रहे हैं कि पारिवारिक संगठन को बंड कहा गया और बंड के प्रमुख को क्या कहा गया, नाय कहा गया। और नाय किस किस क्षेत्र में काम करता था, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में भी काम करते थे। ये क्या करते थे, संचालन, धार्मिक क्षेत्र को भी संचालन करते थे। अब इसका नाय का जो प्रमुख है, अगर इसका नाय का जो अगर हम देखें सहायक की बात करें तो इस नाय का जो सहायक होता था साथियों, इस नाय का जो सहायक होता था उस सहायक का नाम होता था दिगुआर। क्या होता था, दिगुआर। ठीक है, यह सहायक था, यहां लिख दे रहे हैं। ये इसका सहायक, नायक का सहायक जो होता था उस व्यक्ति का क्या नाम होता था, दिगुआर। ये टर्मिनोलॉजी बहुत ही खतरनाक है, अगर जो व्यक्ति पहली बार पढ़ेगा वो थोड़ा सा उसका दिमाग से बाहर चला जाएगा, लेकिन धीरे धीरे आपका माइंड सेटअप हो जाएगा। ये जो नायक का जो सहायक था उस व्यक्ति को बोलते थे दिगुयार। क्या बोलते थे, दिगुयार। या इसी को बोला जाता था कोतवार, या इसी को क्या बोला जाता था, कोतवार। कोतवार, दिगुयार या कोतवार, ये बोला जाता था नायक के सहायक को। ठीक है, इन लोगों का एक अधिकार था, इन लोगों को एक अधिकार क्या दिया गया था, इन सहायक लोगों को, इन लोगों का एक अधिकार क्या था कि जब ये कभी भी पंचायत की बैठक कर सकते थे, ये पंचायत की कभी भी जरूरत पड़ने पर पंचायत को बुला सकते थे। तो ये क्या होता था, इन लोगों के पास एक अधिकार सुरक्षित था। यह अधिकार सुरक्षित क्या था कि इन लोग पंचायत को जब जरूरत पर दोनों पंचायत बुला सकते थे। जरूरत पड़ने पर क्या होता था, यह पंचायत बुला सकता था। कौन कौन, दिगवार या कोतवार, ये है तो एक ही है, लेकिन यहां हम दिगवार की बात करें या कोतवार की बात करें तो इन लोगों के पास एक अधिकार था कि वैसी अगर नाय नहीं होते थे तो वैसी परिस्थिति में जरूरत अगर पड़ता था तो ये क्या करते थे, पंचायत को बुला लेते थे। कौन भाई, दिगवार। इसे याद रखेंगे, पंचायत को बुलाते थे विशेष परिस्थिति में। ठीक है, कोतवार। अब ये जो है पंचायत बुलाने का अधिकार इसके पास था, विशेष पंचायत बुलाने का अधिकार विशेष परिस्थिति में था। ठीक है, क्या विशेष परिस्थिति में मतलब अर्थात विशेष परिस्थिति या जरूरत पड़ने पर, विशेष परिस्थिति या जरूरत पड़ने पर इनका क्या था, अधिकार था। अब ये पंचायत बुलाने का जो अधिकार था, अब इस पंचायत में कौन कौन लोग शामिल होते थे, तो इस पंचायत में मेरे साथियों प्रत्येक परिवार के प्रधान शामिल होते थे। इस पंचायत में क्या होते थे, इस पंचायत में प्रत्येक परिवार के मुखिया, प्रत्येक परिवार के प्रधान शामिल होते थे, प्रधान शामिल होते थे। क्लियर है? ठीक है, पंचायत में कौन शामिल होता था, तो प्रत्येक परिवार के, जैसे हमारे परिवार में, हमारे परिवार के प्रमुख कौन होते हैं, हमारे परिवार में जो मुखिया होते हैं कौन, या तो फादर हो सकते हैं या तो दादा हो सकते हैं। कौन, फादर हो सकते हैं या ये दादाजी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जो वरिष्ठ लोग थे, जो मुखिया होते थे घर का, वही लोग इस पंचायत में जा सकते थे। किसके कहने पर, किसके बुलावे पर, इस दिगवार के, कोतवार के बुलाने पर। क्लियर है आप लोग? यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रकार से दिगवार और कोतवार ये आपका बिरहोर जनजाति से संबंधित एक क्या था, नाय का सहायक था। क्या था, नाय का सहायक था। लेकिन अगर हम बात करें कि इस बिरहोर का शाब्दिक अर्थ, ये सवाल कई बार पूछा भी गया है कि बिरहोर का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल का आदमी। क्या होता है, बिरहोर का अर्थ जो होता है वह जंगल का
आदमी होता है, जंगल का आदमी, प्रकृति प्रेमी नहीं। हम लोग यहाँ ऑप्शन में आपका देखा दिया जाता है, यहां आप देखेंगे इसका अर्थ, अगर हम बिरहोर की अर्थ की बात करें तो बिरहोर की अर्थ की अगर बात करें तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है जंगल का आदमी। क्या होता है? जंगल का, जंगल में रहने वाला आदमी, जंगल का आदमी। क्लियर है आप लोग? जंगल का आदमी। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जंगल का आदमी। लेकिन इन लोगों की एक अपनी भाषा होती थी, इन लोगों की अपनी एक भाषा क्या होती थी? बिरहोरी होती थी, क्योंकि इन लोगों का जो जनजातीय का जो अपनी भाषा थी वह बिरहोरी होती थी। तो बिरहोरी मुंडा बोला जाता था इन लोगों को। इनकी भाषा अगर हम बात करें, अगर इसकी भाषा, इस बिरहोर जनजाति की भाषा देखें तो बिरहोरी मुंडा भाषा परिवार से ये क्या थे? मिलता जुलता था। बिरहोरी मुंडा भाषा परिवार से मिलता जुलता भाषा था, ठीक है, से संबंधित था, परिवार से संबंधित था, संबंधित। बिरहोरी मुंडा भाषा परिवार से संबंधित था, ठीक है। ये जो इन लोग की एक अपनी भाषा, जैसे हम लोग का अगर हिंदुस्तान की बात करें तो यूरोपीय, ये क्या होता है? भाषा यूरोपियन। हम लोग भाषा देखते हैं कि नहीं? हम लोग उस भाषा का भी हम लोग का एक प्रकार होता है भारपोई, ठीक है। तो यहां जो देख रहे हैं बिरहोरी मुंडा जो आपका है भाषा परिवार से भारोपई, ये भाषा परिवार से संबंधित है। भारोपीय जिसको बोलते हैं, भारोपीय भाषा परिवार हम लोग देखे, अगर देखा जाए संदर्भ में भारतीय दृष्टिकोण से तो भारोपीय भाषा परिवार आता है, ठीक है। स्लाइड ये हम लोग देख रहे हैं कि ये प्रजातीय दृष्टिकोण से हम लोग बिरहोर जनजाति शासन व्यवस्था को देखने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा आपका जो इंपॉर्टेंस है, एक आपका यहां से सवाल पूछा जा सकता है और एक आपका इस सेक्टर से सवाल पूछा जा सकता है और एक शाब्दिक अर्थ पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो इस प्रकार से यहां देख रहे हैं बिरहोर जनजाति शासन व्यवस्था को भी हम लोग पढ़े, समझे। और इसके बाद जो अगला जो हम लोग देखेंगे चिक बड़ाइक जनजाति शासन व्यवस्था, चिक बड़ाइक जनजाति शासन व्यवस्था। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट अगला चिक बड़ाइक, ठीक है। इसे साफ करते हैं, आप लोग हमारे साथ लिखते चलें। अगला शासन व्यवस्था चिक बड़ाइक जनजाति शासन व्यवस्था। आइए देखते हैं हम लोग चिक बड़ाइक शासन व्यवस्था में देखते हैं। ये भी यह झारखंड की भी जनजाति है, चिक बड़ाइक। क्या नाम है इसका? चिक बड़ाइक जनजाति शासन व्यवस्था। दिख रहा है आप लोगों को? चिक बड़ाइक जनजाति शासन व्यवस्था। ये खत्म होने वाला है, यह शासन व्यवस्था। एक लेक्चर और होगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा पूरी तरह से। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट अगला सिलेबस की ओर बढ़ेंगे। चिक बड़ाइक जनजाति शासन व्यवस्था। अगर चिक बड़ाइक जनजाति शासन व्यवस्था की हम बात करें तो इसका भी अगर विस्तार अगर देखें तो इसका जो विस्तार आप देखेंगे, रांची का जो क्षेत्र आप झारखंड में यदि देखें, रांची, ठीक है, अगर हम क्षेत्र देखें रांची, यहां से हम देख रहे हैं क्षेत्र, रांची, खूंटी, क्या नाम है इसका? एक आपका खूंटी, रांची, खूंटी, सिमडेगा, लोहरदगा, कौन सा? लोहरदगा, और एक आपका गुमला। कौन सा? गुमला। ये जो एरिया में फैला हुआ है, कौन कौन? ये चिक बड़ाइक जनजाति आपको मिल जाएगा इन क्षेत्रों में। रांची में मिल जाएगा, आपको खूंटी में मिल जाएगा, और ये सिमडेगा में मिल जाएगा, और आपको ये लोहरदगा में मिल जाएगा, और आपको गुमला में भी मिलने की संभावना बन जाती है, मिलती है। तो ये जो क्षेत्र विस्तार आप देख रहे हैं, तो यहां आप देखें कि इन क्षेत्रों में, इन जिलों में चिक बड़ाइक जनजाति पाई जाती है। अब हम यहां देखेंगे कि यहां जो अगर हम बात करें तो इस चिक बड़ाइक जनजाति शासन व्यवस्था जो था, ये जो चिक बड़ाइक जनजाति जो थे, यह बुनकर जनजाति, ये बुनकर जनजाति है। मतलब
कपड़ा को बुन बुन करके अपने जीवन यापन करते थे, जीवन निर्वाह करते थे। क्या करके? यह जो करते थे ये बुनकर जनजाति थे। इसको हम लोग कह सकते हैं बुनकर जनजाति, बुनकर जनजाति थे। ठीक है, या क्या थे? बुनकर जनजाति थे। तो बुनकर जनजाति का क्या मतलब हुआ कि जो कपड़ा बुनने का कार्य करती थी, बुनकर जनजाति जो कपड़ा बुनने का कार्य करती थी वही क्या होते? बुनकर जनजाति होती है। बुनकर जनजाति जो कपड़ा बुनने का कार्य करती है। तो ये जो कार्य करती, तो ये जो चीज बड़ाई जनजाति है इसे हम कह सकते हैं बुनकर जनजाति शासन, इसे हम कह सकते हैं बुनकर जनजाति। क्या कह सकते हैं? क्योंकि ये चीज बड़ाई जनजाति जो था ये कपड़ा बुनने का कार्य क्या करते थे? कपड़ा बुनने का कार्य करते थे। ठीक है, अब हम धीरे धीरे यहां देखेंगे कि यह जो चिक बड़ाई की क्या होती थी? अपनी एक जातीय शासन व्यवस्था होती थी। चिक बड़ाई की अपनी एक जातीय शासन व्यवस्था होती थी, जातीय शासन व्यवस्था होती थी। अभी भी हमारे यहां भी जातीय शासन व्यवस्था होती है। जातीय शासन व्यवस्था जातीय शासन व्यवस्था होती थी। अब इस जातीय शासन व्यवस्था यहां क्या होती थी कि यहां हम देखेंगे कि चिक बड़ाई जनजाति शासन व्यवस्था में जातीय शासन व्यवस्था नहीं पाई जाती थी। लेकिन हमारे यहाँ जातीय शासन व्यवस्था हम लोग देखते आ रहे थे कि कई जनजातियों में जातीय शासन व्यवस्था पाई जाती थी, लेकिन जातीय शासन व्यवस्था नहीं पाई जाती थी। यहाँ क्लियर आप लोग कि जातीय शासन व्यवस्था नहीं पाई जाती थी। अब बात करते हैं कि जब ये जातीय शासन व्यवस्था नहीं पाई जाती थी तो आखिर ये अपना समाज को संचालन कैसे करते थे, रेगुलेट कैसे करते थे? तो मेरे साथियों इसे आप जानेंगे कि ये जो रहते थे मिले जुले गांव में रहते थे। यहाँ जो चिक बड़ाई थे ये मिले जुले गांव में रहते थे, मिले जुले गांव में रहते थे, गांव में रहते हैं। ठीक है, गांव में रहते हैं, मिले जुले गांव में रहते हैं। अब ये जब मिले जुले गांव में रहते हैं तो इनकी एक प्रकृति क्या था कि मिले जुले गांव कहने क्या मतलब कि जो प्रत्येक 15-15 परिवार का एक गांव होता था, या मिले जुले गांव यहां देखेंगे कि एक गांव होता था, 15-15 परिवार का एक गांव होता था, 15-15 परिवार का परिवारों का एक गांव होता था, गांव होता था। क्लियर है? तो 15-15 परिवारों का एक गांव होता था। अब यहाँ जातीय शासन व्यवस्था यहाँ नहीं थी, मौजूद नहीं थी, लेकिन ये चिक बड़ाई जनजाति आपस में मिलजुल करके गांव में रहते थे। अब एक जो होता था, एक गांव घोषित कब होता था कि 15-15 परिवारों का एक सदस्य को गांव कहा जाता था, एक गांव के रूप में उन लोग देखता था, एक गांव होता था। लेकिन यहाँ जो आप बात करेंगे कई गांव मिल करके एक अंतर ग्रामीण परिषद का निर्माण करते थे। अब यहां देखेंगे कि कई गांव मिल करके, यहां हम लिख दे रहे हैं कई गांव मिलकर एक अंतर ग्रामीण परिषद बनाते थे। कौन? अंतर ग्रामीण परिषद, अंतर ग्रामीण परिषद का गठन होता था, अंतर ग्रामीण परिषद का गठन होता था, अंतर ग्रामीण परिषद का गठन होता था। अंतर ग्रामीण परिषद का मतलब है कि गांव के अंदर में ही, गांव को मिलाकर के ही एक गांव के अंदर में एक परिषद स्थापना करना, ताकि उस समाज में जो भी विवादित मामला आती थी उन सभी मामलाओं को क्या किया जाए, सॉर्ट आउट किया जाए। और इनके जो अधिपति होते थे, इनके अधिपति कहलाते थे, मतलब जो राजा होते थे इनके अधिपति जो कहलाते थे वह राजा कहलाते थे। इनके अधिपति राजा होते थे, इनके अधिपति जो होते थे, इनके अधिपति राजा होते थे। क्या होते थे? इनके अधिपति राजा, इनके अधिपति राजा होते थे। इसे आप याद नोट करेंगे, राजा कहा जाता था। अंतर ग्रामीण परिषद के जो अधिपति होते थे, अधिपति होता था, जो प्रमुख होता था उसको क्या कहते थे? राजा। जो प्रधान होता था उसको क्या कहते थे? राजा। लेकिन एक बात है, इन राजा का भी क्या होता था? सहायक होता था। दो सहायक इन राजा का होता था। तो राजा का जो सहायक होता था, तो एक होता था दीवान और एक होता था पानेर। इनका दो सहायक, राजा का दो सहायक,
ठीक है। दो सहायक कौन कौन था? एक आपका था दीवान, क्या नाम था? दीवान। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग कि इस राजा के जो सहायक होते थे, एक का नाम था दीवान और दूसरे का जो नाम था वह था पानरे। क्या था? पानरे, पानरे। ठीक है, दूसरा का जो नाम था पानरे था, पान खाने वाला पानरे। ठीक है, याद होगा। तो ये दो सहायक कौन कौन थे? दीवान थे और पानरे थे। लेकिन यह जो था या जो सहायक का जो पद होता था वह वंशानुगत होता था। क्या होता था साथियों? वंशानुगत होता था। क्या होता था? वंशानुगत होता था। तो यह जो दोनों पद था दीवान और पानरे, वंशानुगत होता था। सहायक का जो पद होता था वह वंशानुगत होता था। इस प्रकार से हम लोग देख पा रहे हैं कि अंतर ग्रामीण परिषद का भी गठन किया गया। दीवान और पानरे नामक दो सहायक व्यक्ति की नियुक्ति की गई थी राजा के लिए। किसके लिए? राजा के लिए। अब हम बात करते हैं कि ये धीरे इनकी भाषा जो थी मिली जुली भाषा थी। ये मुख्य रूप से अपनी भाषा एक नहीं बोलती थी। ये कभी कुछ हिस्सा कुछ भाषा मुंडा की बोलती थी, तो कुछ नागपुरी बोलती थी, तो कुछ हिंदी भी आता था। तो ये मिश्रण भाषा इन लोग बोलते थे। तो इनकी भाषा को अगर देखा जाए, अगर हम देखें तो इनका भाषा बोला जाता मुंडारी के रूप में, अर्थात मुंडा के रूप में, मुंडारी के रूप में। हिंदी भी बोलते थे, मुंडारी भी भाषा बोलते थे, हिंदी भी बोलते थे और एक नागपुरी भी बोलते थे। नागपुरी भाषा भी इन लोग बोलते हैं, थे नहीं, हैं, नागपुरी भाषा ही बोलते हैं अभी भी। चिक बड़ाइक जनजाति शासन व्यवस्था, तो ये भाषा हम देख रहे हैं मुंडारी, हिंदी और नागपुरी, इनकी अपनी भाषा थी। क्योंकि ये मिलित क्या है, ये मिली हुई है, तो कहीं ना कहीं अपनी कोई पार्टिकुलर भाषा नहीं, इनकी अपनी कोई भाषा नहीं है। अब इनका जो भाषा है, अब यहां देखेंगे कि इस समाज में एक अपराध होता था। अपराध बहुत, ये अपराध की श्रेणी में जिसे रखा जाता था सबसे ज्यादा खतरनाक, यौन संबंध। क्या? समगोत्रीय विवाह या यौन संबंध, ये अपराध की श्रेणी में रखा जाता था। समगोत्रीय विवाह, समगोत्रीय विवाह या यौन संबंध, ये जबरदस्त मामला अपराध होता था। अगर ये अपराध करता था तो व्यक्ति क्या करता था? समाज से बहिष्कार करता था, समाज से इसे बहिष्कार कर दिया जाता था। अब समाज से बहिष्कार करने के बाद अब समझ सकते हैं कि किस प्रकार से उसका जीवन यापन चलता होगा। ऐसी प्रथा थी हमारे समाज में, ऐसी प्रथा थी, ऐसी जनजाति व्यवस्था में, ऐसी जनजाति शासन व्यवस्था में। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं कि ये यौन संबंध की बातें हम लोग प्राचीन काल से अभी आधुनिक समय तक भी यह एक बहुत बड़ी क्या थी? मामला है, एक बहुत बड़ी। आप देख रहे हैं अभी जो फिलहाल जो हमारा एक केस आया था, कौन? निर्भया कांड। निर्भया जो केस आया था, यह भी जो मामला था किससे संबंधित था? यौन संबंध से संबंधित था, यौन अपराध था। क्योंकि उसके साथ एक क्या किया गया था? रेप किया गया था, सामूहिक बलात्कार किया गया था। तो ऐसे लोगों के लिए एक कानून बनाया गया है, ऐसे लोगों के लिए क्या किया गया? कानून के सहारे उन व्यक्तियों को क्या किया था? सजा दिया जाता था। और अभी भी जो आपको भारत में अभी उसे उनके जितने भी अपराधी हुए उन सभी अपराधी को क्या दे दिया गया? फांसी दे दिया गया साथियों। क्या मिल गया उन लोगों को? फांसी दे दिया गया। तो याद रखिएगा उस समय में भी यौन संबंध बनाना एक बहुत बड़ी अपराध थी, घटना थी। लेकिन इसके बाद हम लोग आगे की बातचीत करते हैं। अब हम लोग यहां देखेंगे अपने समाज को डेवलप करने के लिए, विकास करने के लिए। तो यहां आप देखेंगे कि वर्तमान समय में चिक बड़ाइक जनजाति क्या करते हैं कि अखिल भारतीय चिक बड़ाइक वर्तमान समय में एक गठन समिति का गठन करते हैं। वर्तमान समय में एक समिति का गठन किया जाता है, उसका नाम होता है अखिल भारतीय चिक बड़ाइक, अखिल भारतीय चिक बड़ाइक, चिक बड़ाइक। ठीक है, अखिल भारतीय चिक बड़ाइक कल्याण समिति, चिक बड़ाइक कल्याण समिति। क्या हो गया साथियों? कल्याण समिति। ये आपका यहां देख पा रहे हैं, ये जो वर्तमान समय में भी अखिल भारतीय चिक बड़ाइक कल्याण समिति का गठन किया गया है।
ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया विकास को बढ़ावा देने के लिए, अपने समाज के विकास को बढ़ावा देने के लिए ही इस अखिल भारतीय चिक बड़ाई कल्याण समिति का गठन किया गया। अभी वर्तमान समय में भी ये कल्याण समिति मौजूद है। और ये क्यों गठन किया गया, इसका रीजन क्या था? तो इसका रीजन एक ही था कि अपने समाज को एक प्रगतिशील समाज बनाना, अपने समाज जो एक विकास के क्षेत्र से जो पीछे हट चुका था उसे क्या करना, उसके समानांतर पैरेलल आना, ये अखिल भारतीय चिक बड़ाई कल्याण समिति का उद्देश्य था। और उद्देश्य अभी इसका जो है ये पूरा का पूरा इस चिक बड़ाई जनजाति व्यवस्था के विकास के लिए ही अखिल भारतीय चिक बड़ाई कल्याण समिति का गठन किया गया, इनके माध्यम से। किसके माध्यम से? चिक बड़ाई के माध्यम से। तो इस प्रकार से हम देखते आ रहे हैं कि जितने भी छोटे छोटे अभी हम लोग जितने भी देख रहे हैं, छोटा छोटा एक क्लास और लेंगे, एक लेक्चर, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा, एक दो लेक्चर और आएगा, उसके बाद ये पूर्णतः समाप्त हो जाएगा 2 लेक्चर में। उसके बाद शासन व्यवस्था को खत्म करने के बाद हम लोग सीधे तौर पर अगला जो हमारा सिलेबस का जो पार्ट्स है उसे भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, पढ़ने का। लेकिन अब जो समय है मात्र हमारे पास 35 दिन का समय है, और इस 35 दिन में आपको पूरा जीएस पेपर 2 को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, और उम्मीद है कि हम पूरा जी जान के साथ आपके साथ लगे रहेंगे। और आप भी इस क्रमबद्धता के साथ इस नोट्स को बनाते चलें। आपका लास्ट अंतिम 10 दिन में ये रिवीजन 5 दिन में होना चाहिए, जो आपको बताया जाएगा। ये 5 दिन में रिवीजन करके आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाना है साथियों। इस प्रकार से हम देख रहे हैं चिक बड़ाई जनजाति शासन व्यवस्था के बाद अगला जो शासन व्यवस्था आता है उसे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।